तौर पे ये फ़र्ज़ करते हैं कि फ़िज़िकल और केमिकल तब्दीलियाँ मुकम्मल हो जाती हैं। एक मुकम्मल रिएक्शन वो होता है जिसमें तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन मुकम्मल नहीं होते क्योंकि प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद ये नज़र आता है कि शायद रिएक्शन रुक गया है, लेकिन असल में ये रिएक्शन रुकते नहीं बल्कि दोनों तरफ जारी रहते हैं। इस तरह की हालत को हम लोग रिवर्सेबल रिएक्शन कहते हैं, जिसे दोहरे तीर की निशान से जाहिर किया। रिवर्सेबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट्स वो अशिया जो आपस में रिएक्ट करती हैं रिएक्टेंट्स कहलाती हैं। रिएक्टेंट्स के मिलने से बनने वाली नई शय को प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये बनने वाली नई शय न्यू प्रोडक्ट कहलाती है। इसकी आम मिसाल आप H2 और O2 के तामुल से ले सकते हैं। H2 और O2 के मिलाप से H2O पानी वजूद में आता है। रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंजेस। इरिवर्सेबल रिएक्शंस, इसकी आम मिसाल आप रेत, सीमेंट और पानी से बनने वाले मसाले की ले सकते हैं, जो कि दोबारा रेत, सीमेंट और मसाले में वापस नहीं जा सकता। इरिवर्सेबल रिएक्शंस को तीर के निशान से जाहिर किया जाता है। ये रिएक्शन मुकम्मल हो चुके होते हैं। रिवर्सेबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा आपस में मिलकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन कहलाते हैं। ये रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते। इन रिएक्शंस को दो तीर के निशान से जाहिर किया जाता है। दो तीर का निशान रिएक्शन के वापस आने की निशानदेही करता है। इसकी आम मिसाल आप हाइड्रोजन गैस से ले सकते हैं जो कि बेरंग है, और आयोडीन जो पर्पल रंग का लिक्विड है। अगर इन दोनों को एक बंद फ्लास्क में गर्म किया जाए तो इनके मिलाप से बेरंग हाइड्रोजन आयोडाइड वजूद में आती है। बेरंग हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर दोबारा से बंद फ्लास्क
टाइप्स ऑफ साल्ट्स की अक़साम के लिहाज से साल्ट्स 6 किस्म के होते हैं। नॉर्मल, एसिडिक, बेसिक, डबल, मिक्स्ड और कम्प्लेक्स साल्ट्स। नॉर्मल साल्ट्स ये वो साल्ट्स हैं जिसमें हाइड्रोजन आयंस को पॉजिटिव आयन के साथ तब्दील कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। इसे नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट भी कहते हैं। एसिडिक साल्ट, इस साल्ट्स की किस्म में एसिड के हाइड्रोजन आयन को पॉजिटिव आयन से तब्दील कर दिया जाता है। ये साल्ट्स नीले लिटमस पेपर को सुर्ख कर देते हैं। एसिडिक साल्ट्स बेसिस के साथ मिलकर दोबारा नॉर्मल साल्ट्स बनाते हैं। बेसिक साल्ट्स में पॉलीहाइड्रोऑक्सी बेसिस को एसिड्स के साथ न्यूट्रलाइज किया जाता है। ये साल्ट्स एसिड के साथ मिलकर दोबारा नॉर्मल साल्ट्स बनाते हैं। डबल साल्ट्स, 2 नॉर्मल साल्ट्स के एक मिकदार में सॉल्यूशंस लेने के बाद इनके मिक्सचर्स के क्रिस्टल बनाने के अमल को डबल साल्ट्स कहते हैं। इसमें साल्ट्स अपनी खुसूसियात बरकरार रखते हैं। इसकी आम मिसाल मोहर साल्ट आप तस्वीर में देख सकते हैं, पोटाश एलम, फटकरी और फेरिक एलम ले सकते हैं। ये तमाम डबल साल्ट्स की मिसालें हैं, यानी फेरिक एलम, मोहर साल्ट और पोटाश एलम। मिक्स्ड साल्ट में एक से ज़्यादा बेसिक या एसिडिक रेडिकल्स लिया जाता है और मिक्स साल्ट की आम मिसाल आप ब्लीचिंग पाउडर ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स साल्ट्स आयोनाइज होने पर एक सादा केटाइन या कॉम्प्लेक्स एनाइन बनाते हैं। इनकी आम मिसाल आप फेरोसाइनाइड आयन ले सकते हैं, जो कि आयोनाइज होने के बाद एक सादा केटाइन K+ और एक कॉम्प्लेक्स एनाइन FeCN6⁻⁴ वैलेंसी देते हैं। आप तस्वीरों में इन दोनों की शक्ल देख सकते हैं। यूजेज ऑफ साल्ट्स के इस्तेमाल। सोडियम क्लोराइड NaCl ये टेबल साल्ट है जिसे आम खाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा NaCl को सर्दियों में सड़कों से बर्फ़ ख़त्म करने के लिए, कास्टिक सोडा और धोबी सोडा, वाशिंग सोडा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश को डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, पेपर्स बनाने के लिए और दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को संतों की सफाई के लिए, घरों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH
बोरेक्स पेपर्स की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है और मज़ीद साबुन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम सल्फेट्स को मुख्तलिफ़ किस्म के डिटर्जेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेपर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम सिलिकेट को मुख्तलिफ़ किस्म के डिटर्जेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एडहेसिव्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम क्लोरेट को मुख्तलिफ़ किस्म के धमाका खेज अशिया यानी एक्सप्लोजिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम टेट्राबोरेट को ग्लेज और इनेमल की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। लेदर इंडस्ट्री में चमड़े को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड को सर्दियों में सड़कों से बर्फ़ ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बतौर फ्रीजिंग एजेंट और ड्राइंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को मुख्तलिफ गैसेस की ट्रीटमेंट और अल्कोहल वगैरह को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पानी के ट्रीटमेंट प्लांट में इसको इस्तेमाल किया जाता है और सोडा लाइम जो कि NaOH और CaO का मिक्सचर है उसे तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सोडा लाइम बतौर सॉफ्ट ड्रिंक के भी इस्तेमाल होता है। कैल्शियम सल्फेट को बतौर फर्टिलाइजर्स खादों के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे मुजस्मे वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पोटाशियम नाइट्रेट को बतौर फर्टिलाइजर्स के और फ्लंट ग्लास की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 1828 में जानवरों और पौधों दोनों के जिस्म से हासिल किए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुतालिक केमिस्ट्री का मुतालिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाया। ऑर्गेनिक से मुराद ज़िंदगी है। पहली मरतबा लिवाइजर ने ये बात साबित की कि पौधों से हासिल होने वाले ज़्यादातर कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि जानवरों से हासिल होने वाले तमाम कंपाउंड्स ज़्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फ़र वगैरह जैसे कंपाउंड पर मुश्तमिल होते हैं। 19वीं सदी के शुरू में स्वीडिश केमिस्ट जैकब बर्ज़ीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। जैकब बर्ज़ीलियस के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आर्टिफिशियल तौर पर, मसनूई तौर पर लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता और उनके नज़रिए के मुताबिक इसे सिर्फ जानवरों के और पौधों के जिस्म से निकलने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल किया जा सकता है। इसे वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया। लेकिन 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी की अहमियत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। इसकी बुनियादी वजह
थे साइंटिस्ट वुलर ने पहली मर्तबा इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किए, यानी अमोनियम साइनेट की मदद से यूरिया खाद तैयार की। और इसके बाद 1845 में इसी नज़रिए को सामने रखते हुए कोल्बे ने लेबॉर्ट्री में मज़ीद कुछ नए कंपाउंड्स तैयार किए, जैसे कि एसिटिक एसिड। ये भी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार किया गया। इसके बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन्स और मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स, मुख्तलिफ़ किस्म के पेंट्स, मुख्तलिफ़ कलर्स और कलर्स के अलावा मुख्तलिफ़ प्लास्टिक पॉलीमर्स भी तैयार हुए। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार किए गए। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 1828 में जानवरों और पौधों दोनों के जिस्म से हासिल किए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुतल्लिक केमिस्ट्री का मुतालिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाया। ऑर्गेनिक से मुराद ज़िंदगी है। पहली मर्तबा लेवाइजर ने ये बात साबित की कि पौधों से हासिल होने वाले ज़्यादातर कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि जानवरों से हासिल होने वाले तमाम कंपाउंड्स ज़्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फ़र वगैरह जैसे कंपाउंड पर मुश्तमिल होते हैं। 19वीं सदी के शुरू में स्वीडिश केमिस्ट जैकब बर्ज़ेलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। जैकब बर्ज़ेलियस के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आर्टिफिशियल तौर पर, मसनूई तौर पर लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता, और उनके नज़रिए के मुताबिक इसे सिर्फ जानवरों के और पौधों के जिस्म से निकलने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल किया जा सकता है। इसे वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया। लेकिन 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी की अहमियत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। इसकी बुनियादी वजह थे साइंटिस्ट वुलर ने पहली मर्तबा इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किए, यानी अमोनियम साइनेट की मदद से यूरिया खाद तैयार की। और इसके बाद 1845 में इसी नज़रिए को सामने रखते हुए कोल्बे ने लेबॉर्ट्री में मज़ीद कुछ नए कंपाउंड्स तैयार किए, जैसे कि एसिटिक एसिड। ये भी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार किया गया। इसके बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन्स और मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स, मुख्तलिफ़ किस्म के पेंट्स, मुख्तलिफ़ कलर्स और कलर्स के अलावा मुख्तलिफ़ प्लास्टिक पॉलीमर्स भी तैयार हुए। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार किए गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी तक तकरीबन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा चुके हैं। हर साल हज़ारों की तादाद में नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सामने आ रहे हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आम तौर पर कार्बन और हाइड्रोजन का मजमूआ माने जाते हैं, यानी ये स्ट्रक्चर के लिहाज से कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि कोवलेंट बॉन्ड की मदद से आपस में जुड़े होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
ज़्यादातर हाइड्रोजन और कार्बन और उनके डेरिवेटिव से मिलकर बने होते हैं, यानी उनसे निकलने वाले अनासिर से मिलकर बने होते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। इस चाक में इसका मुतालिया करते हैं, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अगरचा कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन मोनो और कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स और कार्बन के कंपाउंड्स, ये सारे कार्बन से निकाले जाते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अक़साम के लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड 4 किस्म के होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहली शक्ल मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। टाइप्स ऑफ फार्मूला, फार्मूले के अक़साम। फार्मूला अक़साम के लिहाज से 4 किस्म का: मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद आइटम्स की असल तादाद, यानी जितने आइटम्स मौजूद हैं उसकी असल तादाद को जाहिर करे, उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। इसकी आम मिसाल आप ग्लूकोज C6H12O6, जिससे आपको पता चल रहा है कि इसमें कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 आइटम्स मौजूद हैं। इसी तरह ब्यूटेन C4H10 से जाहिर हो रहा है कि कार्बन के 4 और हाइड्रोजन के 10 आइटम्स मौजूद हैं। ऑक्टेन C8H18 ये जाहिर कर रहा है कि इसमें कार्बन के 8 और हाइड्रोजन के 18 आइटम्स मौजूद हैं। ब्यूटेन की मिसाल पर गौर करें। ब्यूटेन कार्बन और हाइड्रोजन, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन आइटम से मिलकर बना। इसका फार्मूला C4H10 ये जाहिर कर रहा है कि इसमें C यानी कार्बन और H हाइड्रोजन मौजूद है, और ये भी जाहिर कर रहा है कि इसमें हर एक में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन आइटम मौजूद है। टाइप नंबर 2, स्ट्रक्चरल फार्मूला। किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला इस मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट्स की मुख्तलिफ आइटम्स की सही तादाद को जाहिर करता है। स्ट्रक्चरल फार्मूले में मौजूद सिंगल बॉन्ड को एक सीधी लाइन से जाहिर किया जाता है। या आप देख सकते हैं तस्वीर में हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान एक सीधी लाइन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को जाहिर कर रही है, जबकि डबल कोवलेंट बॉन्ड को 2 लाइनों से जाहिर किया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान लगी हुई 2 लाइनें डबल कोवलेंट बॉन्ड को जाहिर कर रही हैं। इसी तरह ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को 3 सीधी लाइनों से जाहिर किया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान लगी 3 लाइनें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को जाहिर कर रही हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा, स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को बिलतरतीब 1, 2 और 3 लाइनों से जाहिर किया जा रहा है। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला आप तस्वीर में देख सकते हैं, जो जाहिर कर रहा है कि इसमें 4 कार्बन आइटम 10 हाइड्रोजन आइटम के साथ मिलकर ब्यूटेन का फार्मूला बना। इसकी आम मिसाल आप आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन ले सकते हैं। कंडेंस्ड फार्मूला ये वो फार्मूला है जो स्ट्रेट या ब्रांच चेन में कार्बन आइटम के साथ जुड़े होते हैं, यानी इसमें ये जुड़ने के लिए सिंगल, स्ट्रेट या ब्रांच चेन का सहारा लेते हैं। इसे कंडेंस्ड फार्मूला कहते हैं। इसकी आम मिसाल आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन ले सकते हैं। चौथी और आखिरी शक्ल इलेक्ट्रॉनिक या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ये वो फार्मूला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद मुख्तलिफ आइटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को जाहिर करता है, यानी इलेक्ट्रॉन किस शक्ल में शेयर किए गए हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से जाहिर किया गया है, जो कि आप तस्वीर में देखें तो आपको 5 अदद डॉट नज़र आएंगे जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहे हैं, और इसी तरह बिलतरतीब 3 क्रॉस जो तस्वीर में आपको नज़र आ रहे हैं वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जाहिर करते हैं। इसकी दूसरी मिसाल आप मीथेन की ले सकते हैं। इसमें आप देखें कि
कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से ज़ाहिर किया गया है और हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से ज़ाहिर किया गया है। और अगर आप डॉट की तादाद देखें तस्वीर में तो आपको 4 नज़र आएंगी, जो ये ज़ाहिर कर रही हैं कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 है। और अगर आप क्रॉस की तादाद देखें तो वो भी आपको 4 नज़र आएगी, जिससे आपको ये इल्म होगा कि इसमें हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 4 है। डियर पंजाब बोर्ड स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में आसानी पैदा करने के लिए हमने आपके लिए एनिमेटेड लेक्चर्स तैयार किए हैं। हम आपको इस चीज़ का चैलेंज देते हैं कि आप सिर्फ 3 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए लेक्चर्स को तवज्जो से सुने और इसके बाद बग़ैर किताब को हाथ लगाए आप लेक्चर सुनाने के इंशाल्लाह काबिल होंगे। तमाम लेक्चर्स की तफसील आपके सामने दी जा रही है। किसी किस्म की वजाहत हासिल करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दे सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कार्बन के ढांचे की बिना पर 2 अक़साम में तकसीम किया जाता है: ओपन चेन एसाइक्लिक कंपाउंड्स, क्लोज चेन साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स में आखिरी कार्बन आइटम्स के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते, यानी कार्बन के आइटम एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते। इस तरह कार्बन आइटम खुली चेन बना देते हैं। ये चेन स्ट्रेट चेन की शक्ल में भी हो सकती है और ब्रांच चेन की शक्ल में भी हो सकती है। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन आइटम एक दूसरे के साथ सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े हो। क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स के आखिरी कार्बन आइटम आपस में एक दूसरे से आज़ाद नहीं होते। इसकी आगे से 2 अक़साम हैं: होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जो कि सिर्फ कार्बन आइटम के रिंग से बने होते हैं। ये आगे से मज़ीद 2 क्लासेस में तकसीम किया जाता है, यानी आगे से मज़ीद इसकी 2 अक़साम हैं: एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके मॉलिक्यूल में कम से कम एक बेंजीन रिंग पाया जाता है। ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं एक बेंजीन रिंग 6 कार्बन आइटम पर मुश्तमिल है, यानी इसमें 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और इन्हें आम ज़बान में एरोमा या एरोमेटिक कंपाउंड यानी बू पैदा करने वाले कंपाउंड का नाम भी दिया जाता है। इनकी आम मिसाल आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिहाज से बेंजीन और नेफ्थलीन ले सकते हैं। एलिसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, इनके मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग नहीं पाया जाता। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि रिंग की शक्ल वाजिया नहीं नज़र आ रही। ये साइक्लिक या नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड हैं। इनकी आम मिसाल साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोब्यूटेन ले सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिनके रिंग में कार्बन आइटम के अलावा एक या एक से ज़्यादा दूसरे एलिमेंट्स के आइटम्स भी मौजूद होते हैं, यानी एक से ज़्यादा आइटम्स भी इसमें पाए जाते हैं।
आप इसमें तस्वीर में देख सकते हैं पायरिडाइन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा मज़ीद नाइट्रोजन के आइटम भी पाए जा रहे हैं। इसकी दूसरी मिसाल थायोफीन ले सकते हैं, उसमें भी आप वाज़िया देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा सल्फ़र के कंपाउंड्स भी मौजूद हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट्स वो अशिया जो आपस में रिएक्ट करती हैं रिएक्टेंट्स कहलाती हैं। रिएक्टेंट्स के मिलने से बनने वाली नई शय को प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये बनने वाली नई शय न्यू प्रोडक्ट कहलाती है। इसकी आम मिसाल आप H2 और O2 के तामुल से ले सकते हैं। H2 और O2 के मिलाप से H2O पानी वजूद में आता है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इसकी आम मिसाल आप रेत, सीमेंट और पानी से बनने वाले मसाले की ले सकते हैं, जो कि दोबारा रेत, सीमेंट और मसाले में वापस नहीं जा सकता। इरिवर्सिबल रिएक्शंस को तीर के निशान से जाहिर किया जाता है। ये रिएक्शन मुकम्मल हो चुके होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा आपस में मिलकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। ये रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते। इन रिएक्शंस को दो तीर के निशान से जाहिर किया जाता है। दो तीर का निशान रिएक्शन के वापस आने की निशानदेही करता है। इसकी आम मिसाल आप हाइड्रोजन गैस से ले सकते हैं, जो कि बेरंग है, और आयोडीन, जो पर्पल रंग का लिक्विड है। अगर इन दोनों को एक बंद फ्लास्क में गर्म किया जाए तो इनके मिलाप से बेरंग हाइड्रोजन आयोडाइड वजूद में आती है। बेरंग हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर दोबारा से बंद फ्लास्क हम आमतौर पे ये फ़र्ज़ करते हैं कि फ़िज़िकल और केमिकल तब्दीलियाँ मुकम्मल हो जाती हैं। एक मुकम्मल रिएक्शन वो होता है जिसमें तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन मुकम्मल नहीं होते, क्योंकि प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद ये नज़र आता है कि शायद रिएक्शन रुक गया है, लेकिन असल में ये रिएक्शन रुकते नहीं बल्कि दोनों तरफ जारी रहते हैं। इस तरह की हालत को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जिसे दोहरे तीर की निशान से जाहिर किया।